हे एवरीवन, सो आज से हम स्टार्ट करेंगे हमारा आईबीबीआई एग्ज़ाम को निकालने का सिलसिला। हम पढ़ेंगे आज फर्स्ट, क्योंकि ये 7 मार्क्स कैरी करता है। ये 7 मार्क्स कैरी करता है आपके सिलेबस का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 मार्क्स में आप आराम से इसमें 5 मार्क्स को कवर कर सकते हैं, और ज़्यादा कुछ उधर इधर की टॉपिक्स नहीं होती है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो ये लॉज जो होते हैं, जो भी लॉज है रियल इस्टेट में, वो है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ये जिस नोट्स से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको टीचिंग अच्छा लगा और आपको लगा कि मुझे पढ़ना है, रिवीजन करना है, मुझे और जानना है, तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बहुत नॉमिनल प्राइस में मैं आपको ये नोट्स दे दूंगा, और नोट्स आपके पास हमेशा रहेगा। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम अगर मैं आपको बताऊं, तो सिलेबस में जो हमारा लॉज रिलेटेड टू रियल इस्टेट है, उसमें काफ़ी सारे सेक्शंस आते हैं। जैसे फर्स्ट सेक्शन जो आता है वो लैंड एक्विजिशन के ऊपर आता है, कि हम कोई भी ज़मीन, जो हमारे लैंड होते हैं, वो अगर गवर्नमेंट लेना चाहे या एनएच नेशनल हाईवे बन रहा है तो लेना चाहे, तो वो सब लॉस के अंदर आता है। उसके बाद आपके जो जनरल बिल्डिंग रूल्स हैं, रेगुलेशंस है, फॉर एग्जांपल पार्किंग कैसा होना चाहिए, बिल्डिंग का रूल्स क्या है, कितना उसका साइज होना चाहिए, क्या है, ये सब जो होता है वो सब आपके जनरल बिल्डिंग्स एंड रेगुलेशन के अंदर आता है। देन थर्ड जो आपका इसमें चैप्टर होता है, वो होता है रेंट कंट्रोल लॉज एंड एक्ट्स। मतलब इसमें क्या है ना, कि जैसे आप रेंट देते हैं किसी को, आप सपोज करो आप घर को रेंट देते हैं, तो आप 11 मंथ का एग्रीमेंट कराते हैं। अगर सपोज करो वो कुछ इलीगल काम कर रहा है, या आपका रेंट, आपको जो मकान मालिक है, वो ओनर है, वो आपका रेंट को बढ़ा रहा है, तो उस सिचुएशन में हमारा जो कंट्रोलिंग एक्ट्स लॉज होते हैं, वो सब क्या लॉज होते हैं। फिर हम कैसे रह सकते हैं, हम किसी के बिल्डिंग को ज़बरदस्ती ऑक्यूपाइड तो नहीं करेंगे, ये हमारे फोर्थ चैप्टर में होगा। उसके बाद जो रेरा होता है, जो हम सोसाइटी में रहते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशन जो रियल इस्टेट के होते हैं, जो डेवलपमेंट होता है, कि जो डेवलपर जो होता है, प्रमोटर जो होता है, जैसे सोसाइटी आप बड़े बड़े देखे होंगे, वहाँ जो भी आप फ्लैट्स होते हैं, वो सब फ्लैट जो होते हैं, वो आपको कुछ पोर्शन पैसा देकर आप वो फ्लैट को खरीदते हो। तो उसका क्या रेगुलेशंस है, कि कितना महीना पहले आपको वो बताना पड़ता है, कितना महीना पहले आपको वो चीज़ को देना पड़ेगा, बिल्डर को आप कितना एडवांस पे करेंगे, वो सब आपके रेरा एक्ट्स के अंदर आता है। फिर आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1882, ये वाला चैप्टर, 6 चैप्टर ये वाला आता है। इसमें आप अपने ज़मीन को बेचेंगे, अपने बिल्डिंग को बेचेंगे, आप उसको मॉर्गेज रखेंगे, मतलब लोन के लिए रखेंगे, आप उसको एक्सचेंज करेंगे, आप उसको कुछ असाइनमेंट चार्जेस उसके ऊपर कुछ कुछ एक्स्ट्रा लोन्स लेंगे, या मॉर्गेज जो भी रहेगा, वो सारा आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आता है। या तो आप अपने बच्चे को देंगे, या आपके बुआ का, या आपके फादर का, या किसी का भी कुछ बंटवारा होगा, वो सब जितने भी चीज़ होते हैं, वो सब आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर आते हैं। और इनहेरिटेंस के, जैसे मैं आपको बताया कि जैसे मुस्लिम लॉज होते थे, इनहेरिटेंस होता था, मतलब उसके बाद बेटा को मिल जाएगा, या कि बुआ किसको मिलेगा, बहन को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सब आपका 7 चैप्टर में आता है। तो इसमें 7 चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है। 6 चैप्टर से लेके फर्स्ट चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस आपके बहुत सारे आते हैं, 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। और हाँ, ये जो हम क्यों पढ़ रहे हैं वैल्यूएशन के लिए, तो मैं आपको बता दूं, आपको ये सिर्फ अभी इंफॉर्मेशन लेना है कि लॉस क्या होते हैं रियल इस्टेट के, क्योंकि हमारा सोल मोटिव है इस चीज़ को पढ़ने का, कि हमको आईबीबीआई के एग्ज़ाम एनी हाउ क्लियर करना है, आईबीबीआई के एग्ज़ाम क्लियर करना है उसके लिए। बाकी तो आप एक्सपीरियंस से सब कुछ सीख जाओगे। देन हमारा जो नेक्स्ट होगा, फिर नेक्स्ट हमारा देखेंगे, तो इसमें मैंने जैसे आपको चैप्टर बताया, तो आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे लैंड एक्विजिशन के चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे। वैसे ही हमारा 4 से 5 इसका वीडियोस बनेगा, छोटा छोटा 20-20 मिनट्स के वीडियो, यहाँ पर मैं आपको ये सब चीज़ बताऊंगा। और आपको शॉर्ट्स के वे में, मतलब मैं शॉर्ट्स के माध्यम से, आपके यूट्यूब शॉर्ट्स में आपके एमसीक्यूज डेली अपलोड होंगे। आप डेली शॉर्ट्स देखो, वहाँ से एमसीक्यूज लगाओ, तो आपको देखोगे कि यार आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आप लगाते जाओगे, आपका नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, और आपको लगेगा हाँ यार मैं कुछ गेन कर रहा हूँ। तो लैंड एक्विजिशन एक्ट के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलो ब्रीफ देखते हैं। ब्रीफ में क्या है कि रियल इस्टेट जो होता है इंडिया में, वो पहले तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये सब है, रेंट में दे सकते हैं। ये सारे चीज़ जो लॉज होते हैं, आप किसी को रेंट पे दोगे, ये सारे आपका रियल इस्टेट लॉस के अंदर आते हैं। उसके बाद आप देखोगे, तो जो आपका गवर्निंग रियल इस्टेट है, उसमें बहुत सारे एक्ट है। जैसे आप कुछ भी चीज़ जब आप सेल करेंगे, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, इसमें क्या वो रहता है ये चीज़,
कि आप जो भी इंस्ट्रूमेंट, जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाएंगे, वो सब बनाएंगे, उसमें आपको एक स्टेट गवर्नमेंट को, इसको स्टेट गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता हैगा आपको। अब स्टेट वाइज जो स्टैम्प ड्यूटी होता है वो सारा चीज़ वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपको स्टैम्प ड्यूटी तो देना ही पड़ेगा यहाँ पर, राइट। उसके बाद आप देखोगे रेरा एक्ट, जैसे मैंने आपको बताया रियल एस्टेट एक्ट 2016 का था, ये 2016 का रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। देखो ये सब जो है ना, यही सब सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये RERA का फुल फॉर्म क्या है, कौन से सन में ये इस्टेब्लिश हुआ था, इनकॉर्पोरेट हुआ था, ये सारे आपके क्वेश्चंस आते हैं। अब इस पे देखो, लुक्स इनटू डेवलपमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स ऑफ रियलिटी प्रोजेक्ट। मतलब जैसे जो सोसाइटी होते हैं उसको आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, सारा चीज़ इसमें आता है। इसमें आपका हर स्टेट के अंदर, मतलब आप देखोगे तो इसके अंदर हर कुछ आता है। सोसाइटी का जो भी होता है वो सब रेरा एक्ट के अंदर आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद देखो फेयर कंपनसेशन, ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन। मतलब लैंड एक्विजिशन आ गया, उसका मतलब होता है कि कोई पब्लिक कंपनी, जैसे या तो सरकारी कंपनी या तो कोई अडानी अंबानी प्राइवेट कंपनी, अगर आपका कोई ज़मीन को लेते हैं तो आपको मुआवजा वो कितना देंगे, वो सारा चीज़ आपके इसके अंदर आता है लैंड एक्विजिशन के अंदर, जो हम आज स्पेशली डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उसका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दिया, ये सेंट्रल का एक्ट है। देखो ये सेंट्रल का एक्ट है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेंट्रल का एक्ट है। अब इसमें प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल बताता है कि एक्सचेंज कैसे होगा, सेल कैसे होगा, लीज में हम किसी को कैसे दे सकते हैं, गिरवी हम कैसे रख सकते हैं, मॉर्गेज कैसे दे सकते हैं, किसी को हम गिफ्ट देते हैं तो उसमें क्या होता है। देन ईजमेंट एक्ट, इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882, ये क्या करता है, अलाउ करता है आपको प्रॉपर्टी को कि आप किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए अपने प्रॉपर्टी को आप किसी चीज़ के लिए यूज़ करने के लिए दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने प्रॉपर्टी को वेयर हाउस के लिए दे रखे हो, ठीक है, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए आप वेयर हाउस के लिए यार इसको यूज़ कर लो, ऐसे ही पड़ा है। लेकिन वो नॉन प्रोफेशन, मतलब आपका वो किसी भी जो किराए में लेगा या नॉर्मली ऐसे ही लेगा तो वो उसको ले सकता है, लेकिन वो उसका होगा नहीं, ठीक है। बस इसका मतलब यही है। फिर हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है 1872, इसमें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं कि भाई तेरा मेरे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है कि हम 20 लाख का ये वाला ज़मीन को दिए हैं, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है। तो वही कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर आता है। देन ये आपका लैंड रेवेन्यू कोड्स ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो लैंड एक्विजिशन हम चालू करेंगे। लैंड एक्विजिशन में क्या होता है, आपको तो पहले समझना पड़ेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। द राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीस्टेटमेंट, LARR, ये होता है लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013, याद रखेंगे 2013। राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन, मतलब हमको फेयर पैसा मिलना चाहिए और ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। जब कोई भी ज़मीन, कोई भी कंपनी या सरकार उसको अपने अंदर लेगी, जैसे फॉर एग्जांपल NH बनता है, नेशनल हाईवे बनता है, तो सरकार ज़मीन लेती है, तो ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। ये सब सारे चीज़ इस एक्ट के अंदर आते हैं। उसके बाद आप देखोगे कि आप देखो इसमें फेयर कंपनसेशन 2013 में मैंने आपको बता दी, LARR का फुल फॉर्म लैंड एक्विजिशन रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ये होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर होता है, रूल्स होता है, कंपनसेशन, रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। कंपनसेशन मतलब पैसा देना, रिहेबिलिटेशन मतलब कहीं और शिफ्ट करना, रीसेटलमेंट मतलब कहीं से कुछ उसको और ज़मीन दे के उसको ये वाला ज़मीन को हटा देना। अफेक्टेड पर्सन, अफेक्टेड पर्सन कौन है, जिसका वो ओनर, जिसका लैंड जा रहा है या बिल्डिंग जा रहा है, वो होता है अफेक्टेड पर्सन, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। उसके एप्लीकेशन एक्ट, एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहला बात, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं, did not recognize as a fundamental right, प्रॉपर्टी राइट फंडामेंटल राइट नहीं है। 44th अमेंडमेंट 1978 के अंदर ये आया हुआ था। ये लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, मतलब आप लीगली इसके लिए लड़ सकते हो, ठीक है। सोशल इकोनॉमिक प्राइवेट, ये पब्लिक सबके लिए हो सकता है, मतलब प्राइवेट मतलब जैसे कि अडानी के लिए भी हो सकता है, राइट, अंबानी के लिए भी हो सकता है, ये भी कर सकते हैं, आपका पब्लिक भी कर सकता है, मतलब पब्लिक पर्पस के लिए भी हो सकता है, कोई हॉस्पिटल बनाना है या कहीं पर कुछ और बनाना है तो उस चीज़ के लिए भी सरकार ले सकता है। तो ये सारा चीज़ उसके अंदर आता है। और गजेस्टेड मतलब जब ऑफिशियली लॉन्च हुआ तो ये 27 सितंबर 2013 में ये आपका होता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, पर्पस के लिए हमारा ये क्या आएगा, पब्लिक पर्पस के लिए। पहले तो देखो आप, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंस पर्पस, मतलब नेशनल सिक्योरिटी और कुछ CISF हो गया या कुछ हो गया, उसके लिए हमारा पब्लिक पर्पस के अंदर आता है। जैसे हमको कहीं पर बटालियन बनाना है तो हम बटालियन के लिए इसको ले सकते हैं। रोड्स बनाने हैं, रेलवेज बनाने हैं, पोर्ट्स बनाने हैं, उसके लिए ले सकते हैं।
प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन, मतलब कुछ प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो हो सकता है प्लान्ड डेवलपमेंट, जैसे हम लोग का गुरुग्राम है या कोई भी सिटी ले लो, वो प्लान डेवलपमेंट की ओर जा रहा है तो वहाँ पर भी ये लैंड हम ले सकते हैं। रेसिडेंशियल पर्पस फॉर द पुअर, मतलब सरकार चाह रहा है कि हम यहाँ पर बहुत अच्छा, मतलब धारावी टाइप का जो होता है ना मुंबई, उस टाइप का कुछ बना दें, तो उस चीज़ के लिए भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज जो क्वेश्चंस आते हैं, नो कंसेंट इज नीडेड व्हेन गवर्नमेंट एक्वायर्स द लैंड फॉर पब्लिक पर्पस। पब्लिक पर्पस में कुछ भी हो सकता है, जैसे रोड्स बनाने हैं, ठीक है, तो उसके लिए किसी से कंसर्न लेना नहीं पड़ेगा। वहां पर जो एरिया वहाँ के पर्सन से, ओनर से जिनके जमीन जा रहा है, उनसे हमको कंसर्न नहीं लेना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ रोड बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, राइट। हमको 80% कंसर्न लेना पड़ेगा जब हम लोग प्राइवेट कंपनीज के लिए देंगे, राइट। 80% लोगों का कंसर्न हमको चाहिए जब हम प्राइवेट कंपनीज को ये चीज़ देंगे, और 70% हमको कंसर्न चाहिए जब हम लोग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कंपनी के लिए देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं द एक्स प्रोवाइड फेयर कंपनसेशन, ये आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता चुका है। अब यहाँ से देखो डेफिनेशन। अब डिस्प्लेस्ड फैमिली कौन सा होता है, मतलब वो फैमिली, ये सेक्शन 3 के अंदर आता है। डिस्प्लेस्ड फैमिली वो फैमिली है जो कि रीलोकेट हो रहे हैं, रीसेटल्ड हो रहे हैं, जहाँ भी आपका अफेक्टेड जगह है वहाँ से। ठीक है, फैमिली में कौन कौन आएगा, पर्सन, स्पाउस, माइनर चिल्ड्रन, ब्रदर, सिस्टर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। अब देखो सोलाइटियम, सोलाइटियम क्या होता है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। सोलाइटियम जो होता है वो आपका फीलिंग एंड इमोशनल पेन है। अब देखो फॉर एग्जांपल आपका ज़मीन एनएच नेशनल हाईवे बन रहा है, उस पर आ गया, तो आपको भाई इमोशनल पेन भी तो होगा। आप रात को सोओगे नहीं, यार अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा ज़मीन आ गया, ये आ गया, तो उसका भी कॉस्ट इंक्लूड होता है। ये चीज़ हमेशा याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। सोलाइटियम क्या होता है, तो फीलिंग एंड इमोशनल पेन। ठीक है, एनहेंस्ड कंपनसेशन मतलब कुछ अलग उनको दे सकते हैं कि उनको रिक्वायरमेंट के हिसाब से, वो कलेक्टर ही हमेशा बोलता है उस स्टेट का। ठीक है, अगर कोई डैमेज किया गया हुआ है सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से, तो उसका पैसा मिलेगा। ठीक है, दूसरा कंपनी बगल बगल में अगर कोई सा लैंड उसके साथ अटैच्ड है तो उसका पैसा भी मिल सकता है। ठीक, ये सारे चीज़ का आपको पैसा मिल सकता है। अफेक्टेड फैमिली में कौन है, जिसका फैमिली, और देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी ये अच्छा टर्म है। इसका मतलब क्या होता है, ऐसा प्रॉपर्टी जो हिल नहीं सकता। फॉर एग्जांपल गोल्ड, गोल्ड को आप हिला सकते हो कि नहीं हिला सकते हो, डिस्प्लेस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। आप डिस्प्लेस कर सकते हो, गोल्ड को आप यहाँ से वहाँ कैरी कर सकते हो, बट इन केस ऑफ बिल्डिंग यू कैन नॉट मूव द बिल्डिंग, यू कैन नॉट मूव द कंक्रीट। आप कैसे आप किसी घर को यहाँ से वहाँ ले जा सकते हो, इसलिए वो इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, राइट। तो जिसका भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड हो गया, लैंड को आप कहीं भी ले जा सकते हो क्या, नहीं ले जा सकते ना। ठीक है, तो ये सब आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है, ये ओनर का होता है। ठीक है, उस प्राइमरी सोर्स, ये सब अफेक्टेड फैमिली, जैसे लेबर हो गया, टीनेंट हो गया, ये सब चीज़ का हो गया। ठीक है, ये सारे चीज़ आपके उसके अंदर आते हैं। अफेक्टेड फैमिली में और कौन आता है, जो 3 साल से वहाँ काम कर रहा है वो भी आएगा भाई। ठीक है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, हंटर्स, फिशर फोक्स, बोटमैन डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट वाटर बॉडी, 3 साल तक उन लोग भी आएंगे। होल्डर ऑफ कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, ये एसटी जो है यहाँ पर ट्राइब वाले, वो लोग भी इसके अंदर आएंगे। जिसका लैंड स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से असाइन हुआ है कोई स्कीम के तहत, वो लोग भी आएंगे। ठीक है, अर्बन फैमिली एरिया बट प्राइमरी सोर्स लिविंग एक्वायर्ड, मतलब वो रहते कहीं और है लेकिन उनका ज़मीन कहीं गांव में है, और वो गांव में उसका यूज़ हो रहा था नहीं हो रहा था अलग चीज़, वो लोग भी आएंगे। अफेक्टेड फैमिली में ये सारे लोग आएंगे। ठीक है, अब सबसे बड़ा और सबसे मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, द प्रोविजन ऑफ एक्ट डज नॉट अप्लाई टू द एक्विजिशन अंडर 13 एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन। मतलब ये 13 ठो आपके एक्ट्स हैं, ठीक है, पे आपका ये लैंड एक्विजिशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट कि इसमें से कौन से नहीं होता है, ये सब आता है क्वेश्चन। ठीक है, एंशंट मॉन्यूमेंट आर्कोलॉजिकल साइट 1958, एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, इंडियन टर्मिनल वे एक्ट, द लैंड एक्विजिशन माइंस वाले, मेट्रो कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्क्स वाले, एनएच एक्ट्स वाले, पेट्रोलियम मिनरल्स वाले। ठीक है, आपको एक्विजिशन इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले, रीसेटलमेंट एंड डिस्प्लेस पर्सन ये वाले, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट्स कोल वाले, रेलवे वाले। ठीक है, ये सारे चीज़ आपके नहीं हो सकते अगर आपको ये होगा तो। ठीक,
उसके बाद अब देखो, अगर जो भी ज़मीन है, जो भी लैंड है, वो 100 एकड़ से ज़्यादा है, तो रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमेटी की रिव्यू करता है, ठीक है, उसको रिव्यू करता है। अब लैंड एंड रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, ये होता है ना LARR का, 2013 में जो इस्टेब्लिश हुआ था सितंबर में। लैंड एक्वायर्ड फॉर प्राइवेट कंपनीज 80% अफेक्टेड शुड बी कंसर्न, मैंने आपको बताया, 17% फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू बिल। प्राइवेट कंपनी है ये सब आपको मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। द 5 स्पेशल कैटेगरी ऑफ लैंड यूज विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द बिल, मतलब ये सारे कैटेगरी एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है। डिफेंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इंक्लूडिंग PPT, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, आपको अगर नोट्स चाहिए इसके, तो बहुत नॉमिनल प्राइस में, क्योंकि मैं अगर आपको फ्री में नोट्स दे दूंगा तो यू विल नॉट स्टडी, आप पढ़ाई नहीं करोगे। दिस इज़ वाई मैं एक नॉमिनल प्राइस लेकर आपको ये सारे नोट्स जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। आप उसको पढ़ो, एग्ज़ाम निकालो, बहुत अच्छे से रिवीजन करो, आपका एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, ओनली मैसेज करना, कॉल मत करना, आई विल नॉट पिक अप द कॉल। आपको मैसेज का मैं रिप्लाई करूंगा, आप वहाँ पेमेंट कर कर अपने नोट्स लेकर आप पढ़ाई चालू कर सकते हो। उसके बाद देखिए, ठीक है, ये बिल्स आपको मैंने जैसे आपको बताया, ये सारे एग्जाम्प्टेड है, डिफेंस, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, अफोर्डेबल हाउसिंग, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ये सबको बार बार रिपीट करना है तो आपको याद होगा, ठीक है। अब इसमें अलग अलग सेक्शन है, सेक्शन उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे सेक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोशल इम्पैक्ट, ये पब्लिक रिपोर्ट सेक्शन 6, ये सब उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको हम स्किप कर सकते हैं। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है? द वैल्यू ऑफ लैंड डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26, मतलब मार्केट वैल्यू कलेक्टर डिसाइड करता है, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू क्या होता है? मतलब कोई भी आपका जमीन है, आप कैसे बताओगे कि उस जमीन का रेट कितना है, राइट? उस जमीन का रेट आपका कलेक्टर सर्वे कर कर आपका जमीन का रेट उस एरिया के अकॉर्डिंग क्या है वो बताता है, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड आपको तो पता है क्या होता है, जिसके लिए हम नर्सरी, कल्टीवेशन, क्रॉप्स, ये सब चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, चलते हैं। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब देखो कॉस्ट मतलब तो ज़मीन को लेना, उसका कॉस्ट क्या है, राइट, वो सारा चीज़ इंक्लूड करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया पेलेटियम, मतलब वो इमोशनल डैमेज, वो सब जो फीलिंग होता है वो सब हो गया, ठीक है। एनी एनहांस्ड कंपनसेशन वो हो गया, इंटरेस्ट हो गया, जो अगर कुछ गड़बड़ी हुआ है, मतलब कुछ तोड़ फोड़ हुआ है उसका पैसा, सब कुछ इसमें इंक्लूड होके आपको वो पैसा मिलता है। और एक चीज़ है कि आपको कभी भी मार्केट वैल्यू से कम आपको कंपनसेशन नहीं मिलेगा, ये इस एक्ट का खासियत है, ठीक है। देखो इसमें आपको देखेगा ऑफिशियल ट्यू न्यूज़पेपर में जाना चाहिए, लोकल न्यूज़पेपर में, ये सारा चीज़ आपको लिखा है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द डेट ऑफ नोटिफिकेशन शैल बी द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है, इसको बस रट लेना। उसके बाद देखते हैं, द नोटिफिकेशन मस्ट इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट, ये सब नोटिफाई है, मैंडेटरी रिपोर्ट करना 12 महीना पहले ही बता देना है, ऐसा नहीं है कि कल बताया और ज़मीन ले लिए, नहीं, ठीक है। प्राइवेट अप्रूवल लेना है कलेक्टर से, ये सब चीज़ आपका होगा। उसके बाद ये सब एक्विजिशन मस्ट बी फाइल्ड विद इन 60 डेज फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिशमेंट, ठीक है। ऑब्जेक्शन अगर है तो 60 डेज ये सबको पब्लिकेशन से पहले करना है। अब स्कीम क्या होता है? रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन, मतलब कहीं और जाने का। डिटेल्स ऑफ लैंड एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी अफेक्टेड, लूज ऑफ लिवलीहुड, पब्लिक यूटिलिटीज, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब चीज़ होते हैं एंड कॉमन, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। द कलेक्टर मस्ट मेक द अवार्ड विद इन 12 मंथ्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिक्लेरेशन, मतलब 12 महीना अगर वो बोल दिया कलेक्टर कि आपको ये ज़मीन छोड़ना है, तो आपको 12 महीने से पहले कैसे भी करके आपको वो, कलेक्टर का फर्ज बनता है कि वो आपको अवार्ड करे, कोई भी बिल्डिंग या लैंड कुछ भी हो, ठीक है। ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है, एक चीज़ याद रखिएगा। कंपनसेशन टू बी पेड विद इन 3 मंथ, सेक्शन 38 बोलता है कि कंपनसेशन, जो भी पैसा आपको, मान के चलो आपकी ज़मीन का 20 लाख रुपए मिलना है तो 3 महीने के अंदर मिलना चाहिए। इफ द लैंड रिमेन अनयूटिलाइज फॉर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, मतलब अगर आपका ज़मीन जिस चीज़ के लिए लिया गया है और वो 5 साल के लिए कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा है, तो ये ओरिजिनल ओनर के पास या उसके कोई होंगे उसके पास वो वापस होना चाहिए, वापस मिल जाना चाहिए उनको। द लैंड, देखो द लैंड इज टेकन ओवर बाई कलेक्टर प्रायर टू ट्रांसफर टू प्रीवियस, मतलब पहले अगर वापस जाएगा तो पहले कलेक्टर लेगा, फिर कलेक्टर के बाद प्रीवियस ओनर के पास जाएगा, ठीक है, ऐसे होता है, मतलब कलेक्टर बीच में मीडिएटर है।
अब देखो ये पैसा एक्ट करके होता है, ठीक है, कुछ ज़्यादा है नहीं, ग्राम सभा का इसमें डिटेल आता है। अब इसमें भी आपका शेड्यूल एरिया जो होता है वहाँ पर ग्राम सभा का अपने आता है, पैसा एक्ट का आप फुल फॉर्म याद रखो, प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्सटेंशन और स्केड्यूल कास्ट स्केड्यूल एरिया एक्ट 1996, ठीक है। पंचायत हो गया, ये मिनरल्स ये सब जो एरिया है वहाँ पर को थोड़ा प्रिजर्व करके रखने का ये काम करते हैं। अब मार्केट वैल्यू कैसे होता है मैं आपको बताया था, मार्केट स्टेट बाई सेल्स डीड इन दैट एरिया, ठीक है, registration of sales street in that area, the average price for similar type of land in nearest जगह preceding 3 years of year in which acquisition is made, मतलब 1.5 of the total sale deal is highest sale, मतलब समझ लो 3 साल का जो सबसे यहाँ पर नियरेस्ट में जो आ रहा है उसका अपन मार्केट वैल्यू ले लेते हैं। where the market value cannot be determined, the state government shall specify the floor price of the minimum price per unit area। तो अगर मार्केट वैल्यू डिसाइड नहीं हो पाया कोई रीज़न के कारण, फॉर एग्जांपल 3 साल का डेटा ही नहीं है, कुछ वैसा अपना बिल्डिंग या अपना लैंड बिका ही नहीं है, तो कैसे करोगे? तो आपको जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आपका फ्लोर एरिया मिनिमम प्राइस पे आपको वो स्पेसिफाई करेगा। एक्विजिशन, अगर कुछ पार्ट को एक्विजिशन कर रहे हैं, ठीक है, तो इंजीनियर्स को बुलाकर एक्सपर्ट का रिलेवेंट फील्ड को बताएगा, एक्सपीरियंस पर्सन आएगा, वो देखेगा अच्छा क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, वो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है। आप इस नोट्स को पढ़ सकते हो, आप मेरे से ले सकते हो व्हाट्सएप करके, व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपका ख़त्म होता है लैंड एक्विजिशन, मतलब जो लैंड वाला आपका जो चैप्टर था, पहला चैप्टर, वो यहाँ ख़त्म होता है। तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, मैं फिर से आपको समझा दूंगा व्हाट्सएप पे। और आपको नोट्स चाहिए तो एक नॉमिनल प्राइस में मैं आपको नोट्स दे दूंगा, क्योंकि अगर मैं आपको फ्री में दे दूंगा तो आप पढ़ाई नहीं करोगे या स्टडी नहीं करोगे, दिस इज़ वाई वो मैं आपको चार्ज रखा हुआ हूँ, ठीक है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो और फील फ्री, अगर आपको कुछ भी पूछना है वैल्यूएशन के बारे में, मैं यहाँ वीडियोस डालता रहूँगा। MCQs जो रहेंगे वो शॉर्ट्स फॉर्म के आपकी वीडियोस में जाएंगे, तो आप मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, तो आपको यहाँ वीडियोस मिलते रहेंगे।